ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है ईरान की सरकार की तरफ से। 600 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हत्या या उनकी मौत की खबरें अभी तक आ रही हैं, लेकिन अब अचानक जो है वो हम देख रहे हैं कि ईरान की सरकार के फेवर में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। देखिए, ईरान वेनेजुला नहीं है, पर मैं ईरान जब गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जितना भी प्रोपेगेंडा है इनकी सरकार के खिलाफ कि औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, बात नहीं कर पाती हैं, पर्दे में रहती हैं। पर्दे में तो कुछ हद तक रहती हैं, पर खुली बिल्कुल ज़िंदा दिल औरतें हैं। फिलहाल 2026 या 2025 के आखिर से जो डिस्टर्बेंसेस ईरान में हुई हैं, ये तो पहली बार नहीं हो रही। अगर आप देख लें तो हमारी सदी में ही 2009 में सब्ज़ तहरीक, जिसको ग्रीन मूवमेंट कहा गया था, इतना बड़ा जन सैलाब आया था तेहरान, तबरीज़, इस्फ़हान के शहरों में, जो आज के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा तेज़ था। क्या वाकई इतना खतरनाक माहौल है, इतने खतरनाक हालात हैं? आपने कहा ईरान वेनेजुएला नहीं है, लेकिन क्या ईरान सीरिया है? क्या ईरान इराक है कि जब चाहेंगे तख्ता पलट कर देंगे, यूएस की वहाँ पर फौजें घुस जाएंगी और ईरान ख़त्म हो जाएगा? ईरान ने काफ़ी तरक्की कर रखी है। कुछ साल पहले तो उन्होंने अमेरिका के जो बहुत ही एडवांस वो है ड्रोन प्रेडेटर, उसको बिल्कुल बाकायदा ज़मीन पे उतार दिया था, उसको हैक करा, उसका उतार दिया। सोल्यूशन क्या चाहते हैं ईरानी लोग? क्या वो चाहते हैं कि सरकार को तक का तख्ता पलट पलट कर दें? क्या जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश हो रही है, रज़ा पहलवी बेचैनी से उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वेस्ट से आके ईरान में फिर से वहाँ के शाह बन जाएं? क्या ये चाहते हैं ईरान के लोग? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं, हम ये देखते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ईरान की जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है। और ये बात सही है कि अमरीकी और इजरायली ताकतें बिल्कुल बेसब्र हैं वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ पे ईरान को कब्जे में रखने की। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान फिर से पूरी दुनिया की निगाह में है, फिर से पूरी दुनिया की चर्चा में है। 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं, ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कितने ये विरोध प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त हैं, यानी कि आम लोग सड़कों पे आना चाहते थे इसलिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और कितने जो हैं वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा कुछ यूरोपियन देशों पे भी आरोप लग रहा है कि उनके ज़रिए प्रेरित हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात यह है कि न सिर्फ कि ईरान के सरकार के खिलाफ, बल्कि एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये कि ईरान की सरकार के फेवर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ये बात सच है कि ईरान की सरकार अथॉरिटेरियन है। उसमें एक तरह की, मैं कहूँगी एक तरह की डिक्टेटरशिप, तानाशाही है उस सरकार में। महिलाओं के ऊपर एक सरकारी हिजाब पहनाने की लगातार कोशिश होती रही है जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है। एक तरफ की ये सच्चाई है कि हाँ, जनता का एक बड़ा खेमा नाराज़ रहता है वहाँ की सरकार से, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को, उसी नाराज़गी को इस्तेमाल करके पश्चिमी दुनिया दुनिया और ख़ासकर जो इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बरगलाने की, बहकाने की और ईरान की जो सरकार है, उसको, उसका तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश लगातार करती रही है। और अभी नहीं, बल्कि 30 साल नहीं, मुझे कहना चाहिए 45 साल में 1979 का, 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, तब से जिस तरह से 36 का आंकड़ा रहा है, जो पश्चिमी दुनिया है और ईरान है उस सब के बीच, और इस सब के दौरान हम देख रहे हैं कि भारत में भी एक अलग तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां महिलाओं को, आप सोचिए कि जिन मुस्लिम महिलाओं को, चाहे वो फिलिस्तीन की हो या फिर भारत की हो या पाकिस्तान की हो, पेट पकड़ पकड़ के जिनको बुरा भला कहा जाता है, उनके खिलाफ हिंसा फैलाई जाती है। अचानक ये प्रेम आ गया है ईरान की महिलाओं के लिए। तमाम मुद्दों को समझने के लिए कि अभी तस्वीर हाल क्या है, तस्वीर, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि जो भी ईरान के साथ अब बिजनेस करेगा उसको, उसके ऊपर 25% पेनल्टी यानी टैरिफ लगाया जाएगा। क्या वाकई यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे? क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्या वाकई पहली बार 45 साल में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और वहाँ की डूबती करेंसी को लेकर जो लोग परेशान हैं, क्या इसी को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के खिलाफ, ईरान की सरकार के खिलाफ, ईरान के आम लोगों के खिलाफ? मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। जाने माने विदेश मामलों के जानकार पत्रकार संजय कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ दूसरे खास मेहमान हैं शुद्धब्रता सेन गुप्ता, जो कह रहे हैं कि वो उन्हें आर्टिस्ट कहा जाए, मैं कहूँगी ईरान वॉचर भी उनको कह सकती हूँ, ईरान पे अच्छी समझ रखते हैं। मैं सबसे पहले संजय आपके साथ ये समझना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है ईरान की सरकार की तरफ से। 600 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हत्या या उनकी मौत
की खबरें अभी तक आ रही हैं, लेकिन अब अचानक जो है वो हम देख रहे हैं कि ईरान की सरकार के फ़ेवर में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं अभी आप? देखिए, ईरान वेनेज़ुएला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस आसानी से लोग बाग एनालाइज़ करते हैं कि जो वेनेज़ुएला में अमेरिका ने करा या डोनाल्ड ट्रंप ने करा, वही तकरीबन यहाँ पे भी करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। ईरान की अपनी हैसियत है, एक वो सिविलाइज़ेशनल कंट्री है और यहाँ पर काफ़ी समय से वो दबाव में है अमेरिका के और ख़ास के इज़राइल के। इज़राइल तो काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है और वो कोशिश में है कि किसी तरीके से सरकार को डिफेंसिव पे रखें और उनको अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन कर दें। पर मैं ईरान जब गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जितना भी प्रोपेगेंडा है इनकी सरकार के खिलाफ कि औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, बात नहीं कर पाती हैं, पर्दे में रहती हैं। पर्दे में तो कुछ हद तक रहती हैं पर खुली बिल्कुल ज़िंदा दिल औरतें हैं, खुल के बात करती हैं और एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराने राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पर तो देखा मैंने ये इस तरीके का मंज़र जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि उनसे सवाल पूछे जा रहे थे और वो राष्ट्रपति जवाब देना नहीं चाहते थे। तो उनको पत्रकारों ने दौड़ाया, उनसे पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप सोचते हैं कि हमारी सरकार में कोई इस तरीके का मंत्री अगर कोई जवाब नहीं दे तो कोई पत्रकार कोई दौड़ाएगा? वहाँ पे दौड़ाया, उनको पूछा कि आप बताइए भाग क्यों रहे हैं आप? राष्ट्रपति आगे आगे पत्रकार पीछे-पीछे, मैं तो ऐसा मंज़र हिंदुस्तान में देखना चाहता हूँ, पर यहाँ पे कोई तो वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ईरान में स्थिति ख़राब है, वहाँ पर माली हालत काफ़ी ख़राब है, इकॉनमी के बहुत बुरे हाल हैं, वहाँ पे हर इंसान जो मुल्क छोड़ना चाहता है। मेरा जो वहाँ पे ड्राइवर था उससे मेरे दुभाषी से बहुत नाराज़ था। उसने बोला कि आपने हमारी हालत नहीं बताई, आप इनके साथ ज़्यादती कर रही हैं, आपने नहीं बताई क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ट्रेन्ड इंजीनियर हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आप बताना चाहती हैं। तो वो जो साहब थे, जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर नौकरी किसी भी हालत में नहीं है और कोशिश ये वो भी कोशिश में लगे थे कि हिंदुस्तान छोड़ अब ईरान छोड़ दें। तो इस तरीके का एक सर्वे भी निकला था कुछ दिन पहले जिसमें दिखाया था कि 2 में से हर 1 शख्स ईरान छोड़ना चाहता है। इस माहौल के अंदर ईरान का क्या हाल हो रहा है, वो तो देखने वाली लेकिन संजय, मैं यहाँ पर सवाल समझना चाहती हूँ, आप बेहतरीन तरीके से आपने एक तरह से एक नज़ारा कशी की है ईरान की कि कैसे वहाँ की औरतें जिनको समझा जाता है कि वो जकड़ी हुई हैं, कोई बेड़ियाँ हैं। ये बात सच है कि एक सरकारी हिजाब पहनना पड़ता है उन्हें, इस बात से इनकार नहीं है और मेरे जैसी आज़ाद ख़्याल महिला इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी सरकार ये तय करे कि महिलाएँ हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी, ये भी तय करे। मुझे याद दिलाना चाहती हूँ मैं, जो पहलवी रज़ा पहलवी के दौर में जहाँ की ये इजाज़त नहीं थी कि आप पहन सकें, इजाज़त दे नहीं देते कि आप उतार सकें। मुझे नहीं पता, ये दर्शक तय करें कि कौन-सी तस्वीर उन्हें बेहतर लगती है, मुझे दोनों तस्वीरें ख़राब लगती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ फ़िलहाल कि ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, क्या वाक़ई इतना ख़तरनाक माहौल है, इतने ख़तरनाक हालात हैं? आपने कहा ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, लेकिन क्या ईरान सीरिया है? क्या ईरान इराक है? कि जब चाहेंगे तख्ता पलट कर देंगे, यूएस की वहाँ पर फ़ौजें घुस जाएँगी और ईरान ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो इराक भी जैसा है या सीरिया जैसा है, वहाँ पर कुछ हद तक एक सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है वहाँ पर। चुनाव होते हैं, ये है कि वो कह सकते हैं कि वन पार्टी डेमोक्रेसी है, ये सब इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, वही चुनाव लड़ती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि वहाँ पे फ़ौजें घुस जाएँ। आपको याद होगा कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ देयर अचीवमेंट, ईरान ने काफ़ी तरक्की कर रखी है। कुछ साल पहले तो उन्होंने अमेरिका के जो बहुत ही एडवांस वो है ड्रोन प्रेडेटर, उसको बिल्कुल बाकायदा ज़मीन पे उतार दिया था। उसको हैक करा, उसका उतार दिया है। उनकी तरक्की एआई में भी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। इनफैक्ट जितना भी रूस लड़ रहा है आजकल यूक्रेन से, उसमें काफ़ी हद तक ड्रोन तो ईरान से आते हैं। तो ये अपने आप में मज़बूत देश है, उसको कमज़ोर करा गया कई सालों से क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने और हिंदुस्तान भी उन सैंक्शंस को कबूल करता है। उसने तेल खरीदना बंद कर दिया इनसे जब पहली दफ़ा ट्रम्प साहब थे। दूसरी दफ़ा उनको बस एक चाबहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट की आज़ादी थी, जो उन्होंने करी पर चाबहार पे हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से तवज्जो इसलिए नहीं दी, उनको डर था कि अमेरिका जब फिर से उनका नज़रिया बदलेगा तो वो फिर ना उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे जो कि अभी हुआ है। उनको कुछ जी। समय की है ना ये मोहलत मिली है, परंतु हुँ। बाकी वो चाबहार पे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, शुद्धव्रता की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। जी हाँ, उनसे सवाल ले लेती हूँ, फिर आपकी तरफ लौटती हूँ। शुद्धव्रता, मुझे बताइए, आप फ़िलहाल जो मौजूदा
सूरत हाल है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक जो जंग है वो तो पता नहीं लड़ी जाएगी या नहीं, लेकिन एक जो जंग है यकीनी तौर पे लड़ी जा रही है वो है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो सूचना का युद्ध हो रहा है हर तरफ से, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो उसकी तरफ से, ईरान का अपना प्रोपेगेंडा है, लेकिन भारत भी एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भारत में हम देख रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल के लोग बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं यहाँ के लोगों को। मुझे ये बताइए फिलहाल कि अभी हम अगर देखें, हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आप क्या बता रहे हैं? क्या वाकई जंग हो सकती है, नहीं होगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये भी कहा कि हाँ हाँ, हम ईरानी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दीवाने को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर इंसान बना दिया गया है, उसके हाथ में उस्तरा दे दिया गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए उसका। शुक्रिया आरफा जी, आपने दावत दिया इस प्रोग्राम में आप दर्शकों के साथ कुछ बातें मैं रखूं। मेरी ईरान में दिलचस्पी बहुत पुरानी है और मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त रहते हैं जो दानिशमंद हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, आम शहरी हैं, उनके साथ में मेरे ताल्लुकात हैं और मैं उनके ज़रिए मतलब उनके ज़रिए ही मुझे जो भी इत्तला मिलती है मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सैलाब आवाम का है ईरान में, सिर्फ ईरान में नहीं है। अगर हम मिनियापोलिस के सड़कों में देखें, वहाँ भी लोग सड़कों पे उतर आए हैं। अगर आप इज़राइल में भी देखें, वहाँ पे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नुमाइशें होती हैं और ख़ास करके उनकी करप्शन केस को लेके बहुत नुमाइशें होती हैं, प्रदर्शनियाँ होती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मिनियापोलिस या न्यूयॉर्क की सड़कों में जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं या तेल अवीव में जो होती हैं वो ईरानी हुकूमत चलाती है? मेरे ख्याल से ये कहना कि ईरान में जो लोग अभी खड़े हुए हैं, जो बगावत से इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ ये कहना कि ये तो बरगलाए गए हैं अमरीकी या इजरायली हुकूमत से, ये उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, उनको इंसल्ट करना होगा। क्योंकि ईरान का जो माशरा है, जैसे कपूर साहब ने कहा, एक बहुत एडवांस्ड सोसाइटी है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, 60% से ज़्यादा वहाँ पे ग्रेजुएट्स ख़वातीन हैं और ईरान की जो महिलाएं हैं, जो ख़वातीन हैं, बहुत ही आज़ाद ख़याल और बुलंद लोग हैं। वो अपने आप को और अपने हुकूक को समझते हैं। ये मतलब ये जो एक स्टीरियोटाइप चलता है कि ईरान में जो हैं ख़वातीन बिल्कुल दरकिनार हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो जैसे जो 2022 में हुआ, जहाँ पे जन ज़िंदगी आज़ादी तहरीक जो चली, जिसमें बिल्कुल नौजवान ख़वातीनों ने उसका लीडरशिप किया, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल 2026 या 2025 के आखिर से जो डिस्टर्बेंसेस ईरान में हुई हैं, ये तो पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप देख लें तो हमारी सदी में ही 2009 में सब्ज़ तहरीक, जिसको ग्रीन मूवमेंट कहा गया था, इतना बड़ा जन सैलाब आया था तेहरान, तबरीज़, इस्फ़हान के शहरों में, जो आज के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा तेज़ था। उसके बाद 2015 में इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेके ही वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस राइज, वेजेस की फ्रीज को लेके वहाँ के कारगरान या मजदूर जिनको हम कहेंगे, उन्होंने स्ट्राइक्स की एक वेव की। फिर 2022 में ये जन जिंदगी आज़ादी चली। इस बार जो है ये जिसको हम बगावत कहेंगे या जो भी है सड़कों पे आना, ये तो शुरू हुआ बाजार में। और हम जानते हैं कि ईरान में जो बाजारी हैं वो इस्लामी जमहूरी हुकूमत के सबसे सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। और पिछली बार जब बाजारी लोग बाहर आए थे तो ईरान का शहंशाह गिर गया था। तो अगर बाजारी लोग बाहर आते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक के एक कोर सपोर्ट बेस हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम जो आवाम है, हर ईरानी ये महसूस कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है। उसके कई वजूहात हो सकते हैं। और इक्तिसादी
जी, शुद्धव्रता मैं आपसे यहाँ पे सवाल ये भी जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि समय बिल्कुल कम है और मैं कई सवाल लेना चाहती हूँ आपसे। वो ये कि देखिए 2 हिस्सों में बाँटना चाहिए मुझे लगता है इस समस्या को। मैं भी ईरान कम से कम 4 बार गई हूँ और ईरान को मैंने पश्चिमी दुनिया की निगाहों से नहीं देखा, ना ही ईरान को ईरान की निगाहों से देखा। एक हिंदुस्तानी औरत की निगाह से, एक हिंदुस्तानी पत्रकार की निगाह से ईरान को देखने, समझने की मैंने कोशिश की। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ईरानी लोगों की समस्याएँ हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने जो एक तरह की नक्काशी की है इस पूरे हालात की, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसका हल क्या चाहते हैं वहाँ पे लोग? कभी हम इस बात को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि औरतें वहाँ पर यानी एक एक औरत को वहाँ प्लांट किया गया, जो औरत मुसलमान भी नहीं है, वो ज़ायनिस्ट है, वो ईरान में भी नहीं रहती है, कि वो अपनी सिगरेट पहले वो आयतुल्लाह ख़ामेनी का वो तस्वीर उनकी जलाती है पोस्टर और उसके बाद वो सिगरेट उससे जला लेती है। उसको बताया गया कि देखिए ईरानी औरतों का रिवॉल्यूशन है ये। तो ईरानी औरतों को इस्तेमाल करके उनकी सरकार के खिलाफ जो ये माहौल बनाया जा रहा है, मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा-सा ब्रेक डाउन अगर इसको करें, तो उनकी समस्याएँ एक तरफ है, लेकिन सॉल्यूशन क्या चाहते हैं ईरानी लोग? क्या वो चाहते हैं कि सरकार को तख्त का तख्ता पलट पलट कर दें? क्या जिस तरह से प्लांट करने की कोशिश हो रही है, रज़ा पहलवी बेचैनी से उनका परिवार इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वेस्ट से आके ईरान में फिर से वहाँ के शाह बन जाएँ। क्या ये चाहते हैं ईरान के लोग? देखिए, ईरान के लोग क्या चाहते हैं वो ईरानी ही समझते हैं, और उनको ये हम मेरे ख़्याल से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं। हम ये देखते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ईरान की जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है। और ये बात सही है कि अमरीकी और इज़राइली ताकतें बिल्कुल बेसब्र हैं वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ पे ईरान को कब्ज़े में रखने की। लेकिन मेरे ख़्याल से ये कहना कि ईरान के लोग इतने भोले हैं या इतने ही बेवकूफ़ हैं कि उनको ये समझ नहीं है कि इसमें दूसरों की इंटरेस्ट्स है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। हाँ, रज़ा पहलवी अपने आप को पेश कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी तो नहीं है, और वो किस हद तक उन्हें लोग अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं वो अलग बात है। हमें फ़िलहाल रिपोर्ट्स उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि ईरानी बहुत चाहते हैं कि रज़ा पहलवी को। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से नौजवान ऐसे लोग जो जावेद शाह का स्लोगन देते हैं, वो इसलिए भी देते हैं कि जो वो ईरानी फ़ारसी में जो जिनको हम लोग मुल्ला या मौलाना कहते हैं, उनको अखौंद कहते हैं। वो अखौंदों को नाराज़ करने के लिए भी कहते हैं। उसमें एक तरीके से एक दिखावा कि हम इतना इस हद तक हम परेशान हैं और इस हद तक हम नाराज़ हैं कि हम ये भी नारा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे समझ में कि जो लोग नारा लगा रहे हैं वो चाहते हैं कि रिज़ा पहलवी वापस आ जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ईरान में बहुत डाइवर्स डेमोक्रेटिक कल्चर्स हैं। वहाँ पे लेफ्टिस्ट्स हैं, वहाँ पे रिफॉर्मिस्ट इस्लामिस्ट्स हैं। कई लोग जो इस्लामिक रिपब्लिक के पॉलिटिक्स से परेशान हैं, वो खुद अपने आप को बिल्कुल दीनी मुसलमान समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो जो निज़ाम चल रहा है वो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, उनकी मज़हबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और ईरान में कई तरह के लोग हैं। ईरान में सुन्नी हैं, शिया हैं, बहाई हैं, नासरानी हैं, यहूदी हैं, उन सब के अलग-अलग ख़यालात हैं, अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, आज़ेरी हैं, फ़ारसी लोग हैं, तुर्कमन हैं, अरब हैं, सबके कुर्दिस्तान अलग एक बहुत बड़ा वहाँ पे हिस्सा है, कुर्द लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें रहा है। ये कह देना कि ईरानी क्या चाहते हैं, हम मेरे ख़्याल से वो उस तरह का बात होगा अगर लोग कहें कि हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं। हिंदुस्तानी क्या चाहता है? बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बात रखी है कि ईरानी कोई एक नहीं है, अलग-अलग तरह का ईरानी है और उसके उसके ख्वाब, उसकी चाहत और वो सब कुछ उसकी निराशाएँ सब अलग-अलग हो सकती हैं। संजय कपूर अब ये मुझे बताइए कि पिछले लगातार न जाने कितने सालों से हम ये सुनते रहे हैं कि ईरान अब गया और ईरान तब गया। ईरान गया मतलब ईरान की सरकार गई, ईरान की जो इस्लामिक हुकूमत है वो चली गई। इसके अलावा ख़ामेनी साहब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बड़े बेहुदा बयान दे चुके हैं और ऐसा लगता था कि मदरों से पहले तो ख़ामेनी को कत्ल कर दिया जाएगा। उनके कत्ल करने को लेकर, उनकी किडनैपिंग को लेकर तमाम तरह की हम अफ़वाहें सुनते रहते हैं और इस तरह की न सिर्फ़ कि अफ़वाह बल्कि क्लेम भी सुनते रहते हैं। अभी हमने देखा था जून के महीने में, इसको 1 साल भी नहीं गुज़रा, आधा साल गुज़रा है कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर हमला किया अमेरिका ने।
फिर उसके बाद ईरान ने कतर पे एक तरह से हमले का कुछ एक मैं कहूँगी एक नाटक सा किया और फिर एक ये समझौता हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया फिर से। ये बार-बार हमारे सामने इस तरह की तस्वीर क्यों उभर कर आ रही है? ये जो इसको जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम देखें, तो ईरान क्या दिखाना चाहता है? अमेरिका क्या दिखाना चाहता है? और मिडल ईस्ट और साथ खासकर इज़राइल इसमें कहाँ खड़ा है? देखिए, यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी हद तक आयतुल्लाह साहब के खिलाफ है। ये भी बात है कि जो अमेरिका बात करता है या इज़राइल बात करता है, उससे काफ़ी लोग है ना वहाँ पे इत्तेफ़ाक करते हैं, ऐसी बात है कि इत्तेफ़ाक नहीं करते हैं। पर वो लोग गैर मुल्की नहीं हैं, वो अपने मुल्क को मज़बूत देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो ईरान की जो शख्सियत है उसको लोग बाग रिकॉग्नाइज़ करें। तो अगर च उस उनको लगता है कि आज़ादी और यहाँ पर बोलने की आज़ादी और मज़हबी आज़ादी अगर मिल जाएगी, तो कुछ हद तक है ना वहाँ पे माहौल बेहतर हो जाएगा। तो ये उनकी कोशिश है काफ़ी हद तक और मैं काफ़ी हद तक सेन गुप्ता साहब की बात से इत्तेफ़ाक भी करता हूँ कि वहाँ पर तकलीफ़ है, वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों की करेंसी इस समय बुरी तरह पिटी हुई है और इसमें पूरा उनको लगता है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाले, इज़राइल कोशिश कर रहा है। कोई उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं, रूस भी नहीं है, रूस के साथ समझौता हुआ, उसके साथ भी है ना कुछ ख़ास नहीं, चीन के साथ भी समझौता हुआ, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो एक सोच वहाँ पे अमेरिका ईरान में बन गई है कि आपको किसी तरीके से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ ठीक करनी पड़ेगी। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक है ना आपके हालात बेहतर नहीं होंगे। ये स्थिति तो शायद हिंदुस्तान में भी है, सिर्फ़ है ना ईरान की इस तरह सीमित नहीं है। और अमेरिका में भी है। अगर मैं ये कह सकूँ तो ये स्थिति तो अमेरिका में भी है। कितना आधा अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प से परेशान है। पर अभी तो सत्ता में है तो इसलिए उनको कोई उस पे कोई बात नहीं हो सकती। जब चुनाव होगा तो उनको बदला जाएगा, अगर होता है वहाँ पे माहौल। पर आज की तारीख में क्या पहले भी ईरान में तो यही था कि किसी तरीके से ये सरकार बदल जाए जिससे कि एक तो वहाँ पे क्लर्जी बहुत अनपॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। शहरी लोग और गाँव के लोगों में अंतर है। शहर के लोग काफ़ी हद तक खिलाफत में, ख़ास के महिलाएँ और जो गाँव के लोग हैं ज़्यादातर वो क्लर्जी से कुछ हद तक इत्तेफ़ाक करते हैं, पूरी तरह नहीं पर तब भी मज़हबी लोग हैं। तो वहाँ पे वो वाला कॉन्फ्लिक्ट भी है और तो उम्मीद करते हैं लोग बाग कि कभी रिज़ॉल्व होगा। मैं जब बाज़ार में भी घूम रहा था वहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा कि आप किसी तरीके से अयतुल्ला ख़ुमैनी जो हमारे शहर से जुड़े हुए थे, लखनऊ से जुड़े हुए थे, उनको आपने आने क्यों दिया यहाँ पर? हमारा जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली। तो देखने वाली बात है क्या क्या फाइनली क्या होता है वहाँ पर। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शुभ्रता आपसे आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। जी, प्लीज़। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बहुत कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो अमेरिका ने लगाई हुई हैं, वो इस पूरे मसाइल के जड़ में हैं। ये बिल्कुल सही बात है और इकोनॉमिक सैंक्शंस एक 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 कौम पर एक पनिशमेंट है, रेजीम पर नहीं। लेकिन ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस जो इस्लामिक रिपब्लिक की जो रेजीम है, उसके सर्वाइवल के पीछे भी इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक रोल है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरान में सैंक्शंस के चलते हुए दोहरी करेंसी, डुअल करेंसी सिस्टम चलती है, जिसमें कुछ लोगों को लाइसेंस दिया जाता है डॉलर की एक रेट में ट्रेड करने के लिए और आम जनता को भुगतना पड़ता है कि करेंसी रियाल की जो करेंसी जो डूबती रहती है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सैंक्शंस के प्रॉफिट ईरान में रेजीम में एक पुरानी बात है और ये ईरान के लोग जानते हैं कि ये जितना इनका बढ़ चढ़ा के बोलना होता है अमेरिका के खिलाफ में, इससे सैंक्शंस बढ़ती हैं और इनकी प्रॉफिट्स भी बढ़ती हैं। तो ये हम न समझें कि अमेरिका जो मेरे ख्याल से एक तरीके से अमेरिका या तो नासमझी के तौर पे या फिर गाफिलत के तौर पे इस रजीम को बरकरार भी रखा है अभी तक थ्रू द सैंक्शंस। बिकॉज चाहे वो इनकलाबी पासदारान हो, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो पूरी स्ट्रक्चर है, वो कंपनियां चलाते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो ऑयल एसेंशियल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो पूरा वो दोहरी करेंसी का प्रॉफिट लेते हैं। जी। तो अगर आप ईरानी एलिट्स के लाइफस्टाइल्स को देखें,
जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, हम्म, चाहे वो उलेमा हो या मिलिट्री स्ट्रक्चर के, तो उतने नहीं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के फैमिलीज के हों, सबके दुबई में और जोरिक में और जिनीवा और पेरिस में विलाज हैं। और बिल्कुल वो एक बिल्कुल अलग किस्म की, मेरे ख्याल से, लाइफस्टाइल जीते हैं और आम लोग ईरान के पिस रहे हैं। बिल्कुल इसकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत ही बारीक तरीके से आपने, मुझे लगता है कि आप दोनों यू आर अ रेयर ब्रीड जो ईरान को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, और इस तरह एक तरह से फर्स्ट पर्सन्स अकाउंट मुझे सुनने को मिले आप दोनों से। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की का जो ज्ञान है उसमें वर्धन ज़रूर हुआ होगा। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।